नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपीएससी 2022 के लिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का प्रश्न आपके सामने चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृत कार्बनिक पदार्थ, जिसको SOM मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की कम मात्रा में होता है। दूसरा है कि मिट्टी के भीतर कार्बनिक पदार्थों में निहित कार्बन का भंडारण जलवायु परिवर्तन को कम करने के एक तरीके के रूप में माना जाता है। तीसरा है, मृत कार्बनिक कार्बन को वापस गैसीय रूप में उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है या वातावरण में मुक्त नहीं हो सकता। अब देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा 1 और 2। देखिए 1 2 अभी जो मैंने आपको बताया, इसको समझ लीजिए। पहला था कि पहला जो कथन था, मृदा कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी कम मात्रा में होते हैं। दूसरा था कि मिट्टी के भीतर कार्बनिक पदार्थों में निहित कार्बन का भंडारण जलवायु परिवर्तन को कम करने के एक तरीके के रूप में माना जाता है। ये दोनों कथन सही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो तीसरा कथन था ना, इसको कैसे गलत हुआ, इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, मृदा कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, ये क्लियर है, लेकिन इसमें कार्बनिक अवशेषों के भीतर निहित नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी कम मात्रा में होते हैं। मिट्टी के जीवों और वनस्पति से कार्बनिक पदार्थों के रूप में मिट्टी में प्रवेश करने के बाद यह दशकों, सदियों और सहस्राब्दियों तक मिट्टी में बना रह सकता है। अंततः SOC को वातावरण में वापस उत्सर्जित CO2 CH4 के रूप में मुक्त कर दिया जा सकता है। इसमें था कि गैसीय के रूप में उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है, यानी, लेकिन इसमें है कि उत्सर्जित किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूट फोर्स एक्जिबिशन शब्द किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर यूपीएससी 2022, यानी 2022 की यूपीएससी पीटी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट, ब्रूट फोर्स एक्विजिशन शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, निजी भूमि अधिग्रहण से। ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल डेटा इनक्रिप्शन से। ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक से। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका उत्तर होगा मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक से। इसको थोड़ा समझ लीजिए। ब्रूट फोर्स एक्टिवेशन थर्ड पार्टी पास कोड ब्रूट फोर्स टूल्स द्वारा किया जा सकता है, जो मोबाइल डिवाइस को पासकोड पासवर्ड की एक श्रृंखला भेजते हैं। यह तकनीक मोबाइल डिवाइस तक पहुंच को प्रमाणित करने के लिए पासवर्ड और पिन का सही संयोजन बनाने के प्रयास में परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करती है। तो इसका उत्तर होगा मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। मित्रों, इसको VVI कर लीजिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CO2 इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। पहला, पुराने तेल क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु। दूसरा, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कार्बन की मात्रा को कम करने हेतु। तीसरा, महासागर बेसिन भंडारण के लिए वायुमंडलीय कार्बन के प्रसाधन हेतु। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 2, ऑप्शन नंबर सी 1 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। मित्रों, इसका उत्तर होगा केवल 1, यानी 1, केवल 1, यानी पुराने तेल क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने के हेतु CO2 इंजेक्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इसके तहत पुराने तेल क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु CO2 गैस इंजेक्ट की जाती है, जिनके कुल तेल उत्पादन में गिरावट आई है। जिनके कुल तेल उत्पादन में गिरावट आई है, वहाँ वृद्धि करने के लिए होता है। यह इसकी चिपचिपाहट को कम करता है और रॉक फोर्स के तेल को निकालने में आसान बनाता है। CO2 एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, पहले से विकसित तेल क्षेत्रों में CO2 को इंजेक्ट करने के सबसे अधिक काम करता है, जहां यह मिश्रण से तेल को रिलीज करता है, जिससे यह उत्पादन कुआं में जाने के लिए मुक्त हो जाता है।
CO2 जो तेल के साथ निकलती है उसे ज़मीन के ऊपर सुविधाओं से अलग किया जाता है और फॉर्मेशन में फिर से इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घड़ियाल उत्तर भारतीय नदियों गंगा, यमुना, चंबल और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। दूसरा है, भारत में घड़ियाल को व्यास संरक्षण रिजर्व में फिर से लाया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न तो दो। मित्रों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी घड़ियाल उत्तर भारतीय नदियों गंगा, यमुना, चंबल और उसकी सहायक नदियों पर पाए जाते हैं। और दूसरा था, भारत में घड़ियाल को व्यास संरक्षण रिजर्व में फिर से लाया गया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। पंजाब की नदियों में गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल गोविलिस गैंगोटिक्स को सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जहां यह आधी सदी पहले विलुप्त हो गया था। व्यास संरक्षण रिजर्व घड़ियाल पुनर्स्थापन पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। घड़ियाल उत्तर भारतीय नदियों जैसे गंगा, यमुना, चंबल और उसकी सहायक नदियों क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF, ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। मित्रों, इसका उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरणीय जोखिम का खतरा बना हुआ है। सिर्फ 5 जोखिम चरम मौसम, जलवायु कार्रवाई विफलता, मानव पर्यावरण क्षति, संक्रमण रोग और जैव विविधता हानि है। प्रभाव के संदर्भ में संक्रामक रोग इस सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद जलवायु कार्रवाई विफलता का स्थान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं UPSC 2022 के लिए। समशीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैविक उत्पादकता का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला है, समशीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में कटिबंधों में कम चरण मौसमी बदलाव। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय में उच्च सौर ऊर्जा उपलब्ध है। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समशीतोष्ण के क्षेत्र की तुलना में अधिक समय तक अपेक्षाकृत अशांत रहे हैं। कूट में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। इसका उत्तर होगा 1 2 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें कोक का उत्पादन करने के लिए कार्बन का पायरोलिसिस शामिल है। दूसरा है, लकड़ी का कार्बोनाइजेशन नहीं होता है। तीसरा है, औद्योगिक कार्बनीकरण का एक प्रमुख लाभ यह है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, पे बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 2, ऑप्शन नंबर सी 1 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मित्रों, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें कोक का उत्पादन करने के लिए कार्बन का पायरोलिसिस शामिल है। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जीवाश्म ईंधन आमतौर पर वनस्पति पदार्थ के कार्बोनाइजेशन के उत्पाद होते हैं। कोक के उत्पादन के लिए कोयले के पायरोलिसिस का उपयोग होता है। कार्बनीकरण भी चारकोल बनाने की प्रक्रिया का एक चरण है। उसमें सभी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कार्बोनाइजेशन द्वारा उत्पादित गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च मात्रा होती है, जो श्वसन क्रिया के दौरान जहरीली हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन दूसरा में दिया था, लकड़ी का कार्बोनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इसका भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंबल नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चंबल नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। दूसरा है, कुन्नू, पार्वती और काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदियां हैं
उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक न तो दो। मित्रों, इसका उत्तर होगा केवल दो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंबल की सहायक नदियों में कुन्नू, पार्वती, काली सिंध शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कौन सही था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कुन्नू, पार्वती, काली सिंध से नदियों में बारिश के मौसम के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग करना है और राज्य के दक्षिण पूर्व जिलों में इस पानी का उपयोग करना है जहां पेयजल और सिंचाई के लिए जल की कमी है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस तरह गंगा अपवा तंत्र का हिस्सा है। नदी मध्य प्रदेश के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है, इसके बाद राजस्थान में प्रवाहित होती है, फिर उत्तर प्रदेश राज्य में जमुना में मिलने से पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसमें देखिए क्या था, चंबल नदी है ना, आपको बताना था कि चंबल नदी गंगा की एक सहायक नदी है और गंगा अपवा तंत्र का हिस्सा है, तो ये भी हो सकता है उसे मुख्य रूप से सहायक नदी यमुना की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो ये पूरी तरह से आपको बताना कि कौन सी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो, क्योंकि चंबल जो है ना वो यमुना नदी की सहायक नदी है। दो सही है इसमें, कुन्नू, पार्वती और काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। तो मित्रों, चंबल नदी जो इसमें ऑप्शन दिया था कि गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत था। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एरोसोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीवीआई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है, कुछ एरोसोल परावर्तक होते हैं, अर्थात जब सूर्य की किरणें इन पर गिरती है तो वो किरणों को वापस वायुमंडल में बाहर परावर्तित कर देती है। दूसरा है, पार्टिकुलेट वायु प्रदूषक और धुआं प्राकृतिक एरोसोल का उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक न तो दो। मित्रों, इसका उत्तर होगा केवल एक, यानी कुछ एरोसोल परावर्तक होते हैं, अर्थात जब सूर्य की किरणें इन पर गिरती है तो वह किरणें को वापस वायुमंडल से बाहर परावर्तित कर देती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। हवा या किसी अन्य गैसों में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है। प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण है कुहासा, धुंध, धूल, वनों से निस्सरण और गीजर भाप। मानव जनित एरोसोल के उदाहरण है वायु प्रदूषक और धुआं है। एरोसोल जलवायु की दो प्राथमिक तरीकों से प्रभावित करता है। एरोसोल जलवायु को दो प्राथमिक तरीकों से प्रभावित करता है, वायुमंडल को प्राप्त होने वाली या उससे बाहर जाने वाली ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन करने या मेघों के निर्माण को भी प्रभावित करता है। कुछ एरोसोल्स जैसा कि चट्टानों के धूलकण हरे रंग के होते हैं और ये परावर्तक भी होते हैं। जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो वे किरणों को वापस वायुमंडल के बाहर परावर्तित कर देती है, जो ऊष्मा को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। इसका प्रभाव नाटकीय हो सकता है। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी विस्फोट से उच्च समताप मंडल में 1.2 वर्ग किलोमीटर में सूक्ष्म परावर्तक चट्टान कणीय कणों का विस्तार हो गया था, जिसके कारण 2 वर्षों तक ग्रह ठंडा हो गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पिछले आकलन के बाद देश में वनों और वृक्षों के आवरण में कमी आई है। दूसरा है, भारत में कुल वन और कुल आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 30% से कम है। तीसरा है, वनावरण वर्गीकरण के वातावरण आकलन में सटीकता 90% से अधिक रही है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। मित्रों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3, यानी भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 30% से कम है। तीसरा था, वनावरण वर्गीकरण के वर्तमान आकलन में सटीकता 90% से अधिक रही है। इसको थोड़ा देख लीजिए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में अंतिम आकलन के बाद देश के वन और वृक्षावरण में
2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वर्तमान आकलन में सटीकता का स्तर काफ़ी अधिक है। वनावरण वर्गीकरण की सटीकता का आकलन 92.99 है। वन और गैर वनों के बीच वर्गीकरण की सटीकता का मूल्यांकन 85% से अधिक वर्गीकरण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वीकृत सटीकता के मुकाबले 95.79% है। ये था बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रिपोर्ट के अनुसार आधे से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% अधिक क्षेत्र वन आच्छादित था। दूसरा है, मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न तो 2। मित्रों, इसका उत्तर होगा न तो 1 न तो 2। देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ठीक है। आगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में सिर्फ 5 राज्य मिजोरम 84.5%, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स से पता चलता है कि 1990 से 2020 तक दीर्घजीवी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा विकिरण बल में 47% की वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन दीर्घजीवी ग्रीन हाउस गैसें हैं? दीर्घजीवी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ब्लैक कार्बन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए है 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। मित्रों, इसका उत्तर होगा 1 2 4 यानी ब्लैक कार्बन नहीं होगा। थोड़ा सा इसको समझ लें। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स से पता चलता है कि 1990 से 2020 तक दीर्घजीवी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा विकिरण बल में 47% की वृद्धि हुई है, जिसमें CO2 इस वृद्धि का लगभग 80% हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2020 में 413.2 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गई है। यह पूर्व औद्योगिक स्तर का 149% हो गई है। मीथेन उसके बाद है 262% और नाइट्रस ऑक्साइड 123%। ब्लैक कार्बन एक अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक है, तो इसमें नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। टोरेंडो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोर्नेडो चक्रवात ऊर्ध्वाधर वायु स्तंभ होते हैं जो थंडरस्टॉर्म के साथ बनते हैं। दूसरा है हवा की गति और दिशा में बदलाव से तेज टोरेंडो बनाते हैं। उपरोक्त तत्व में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। मित्रों, इसका उत्तर होगा केवल 2। थोड़ा इसको समझ लें। टोर्नेडो चक्राकार, चक्रवात इसमें नहीं था, टोरेंडो चक्राकार था। तो टोरेंडो चक्राकार ऊर्ध्वाधर वायु स्तंभ में जो थंडरस्टॉर्म के साथ बनते हैं वो जमीन तक विस्तारित होते हैं। वे तीव्र गति से संचालन करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। जब हवाएं अलग अलग ऊंचाई पर गति या दिशा से भिन्न होती है, एक स्थिति में जिसे विंड सीयर के रूप में जाना जाता है, तो यह अपड्रॉप स्पिन करना शुरू कर देता है। हवाओं में ये परिवर्तन टोर्नेडो के लिए आवश्यक स्पिन उत्पन्न करता है। विशेष रूप से मजबूत बवंडर के लिए हवा की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। चलिए मित्रों, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। आप लोग को इकोलॉजी इन्वायरमेंट से और भी क्वेश्चन जो आपके UPSC PT में आ सकते हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा सकूं। धन्यवाद।